Hello everyone, this Vishaka is from the Vishaka CA Academy। हाँ, आपने सही सुना है। यहाँ पे मैं CA के जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं सभी आपको यहाँ पे ही मिलने वाले हैं। प्लस आपने अगर अभी तक मेरा CA के अपडेट CA कैसे करना है, उसके क्या क्या स्टेप्स है, किस तरीके से करना है, ये सभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ। और आप मेरे विशाखा क्लासेस प्लेलिस्ट में जाके विशाखा CA एकेडमी प्लेलिस्ट है, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो आपके जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली से, उन्हें भी CA के जितने भी लेक्चर्स है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे यूट्यूब चैनल पे विशाखा क्लासेस पे आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको 3 स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और सभी आपके फ्रेंड्स को शेयर कर देना है। आप देख सकते हो ऐसा आपको रेड कलर का एक बटन दिखेगा, बस उस पर आप सब्सक्राइब कर दो और बाजू में एक जो बेल आइकन दिखेगा उस पर भी आप क्लिक कर दो। आपके को जो भी फर्स्ट नोटिफिकेशन जो भी मेरे चैनल में डालूंगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट CA का फर्स्ट सब्जेक्ट एंड फर्स्ट पेपर एंड फर्स्ट लेसन। यहाँ पे आप देख सकते हो फाउंडेशन कोर्स का फर्स्ट पेपर है प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये 2 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। यहाँ पे हम 2 मॉड्यूल के बारे में पढ़ने वाले। ये बुक आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, जो पहले अपडेट दिया था CA कैसे करना है, उसमें फुल अपडेट दिया हुआ है और इसमें वापस मैं रिपीट कर देती हूँ। पेपर 1 आपका जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है वो 1 पेपर ही होगा, सिंगल पेपर में होने वाले दोनों मॉड्यूल। 3 घंटे का पेपर होने वाला है 100 मार्क्स के लिए। तो इसमें आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आने चाहिए, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है और सिंपल प्रॉब्लम सेट्स आने चाहिए। जिसने भी 11-12 किया हो और जिसको 11-12 अकाउंट अच्छे से क्लियर है उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इजी होने वाला है। लेकिन जो 10th के बाद आप देने वाले हो तो आप डरिए मत, क्योंकि मैं आपको इसके एवरी पॉइंट एंड एवरी डाउट से जितने आपके जो होंगे वो सभी मैं आपको मेरे चैनल पे आपको क्लियर होके मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो इसमें आपको कुछ मॉड्यूल 1 में कुछ चैप्टर्स यहाँ पे डिवाइडिंग किए गए हैं, देख लेते हैं। मॉड्यूल 1 में आपको टोटली 6 चैप्टर्स हैं और मॉड्यूल 2 में आपको 4 चैप्टर्स हैं। और जिसमें से अभी तक हमने एज पर द 12th के हिसाब से फाइनल अकाउंट हम कर चुके हैं, पार्टनरशिप अकाउंट भी कर चुके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ये भी हम कर चुके हैं, कंपनी अकाउंट ये भी हम कर चुके इन 12th स्टैंडर्ड। वही हम 11th स्टैंडर्ड की बात करें तो अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकरेंट स्टेटमेंट और कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, ये हम 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। तो जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फर्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर एंड 6th चैप्टर नए हैं, बाकी सभी चैप्टर्स आप पहले से कर चुके हो। अभी हम देखेंगे इसमें जो 10th के हैं स्टूडेंट्स उनके लिए नया है, तो आप डरिए मत, अभी हम देख लेंगे। और मैं आपको स्टेप बाय लंबे ज़्यादा लेक्चर्स लूँगी, ज़्यादा धीरे धीरे कराऊँगी, एकदम स्पीड में नहीं जाने वाली हूँ मैं ज़्यादा, और आपको पॉइंट टू पॉइंट सब सॉल्व करके अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे होता है, और इसका सबसे हम पहले सीखेंगे यूनिट 1। मैं आपको इसमें यूनिट वाइज कराऊंगी, चैप्टर वाइज तो होने ही वाला है, प्लस हम इसमें यूनिट वाइज करेंगे। और यूनिट वाइज ये बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, देख लूँगी। अगर ज़्यादा लेंदी नहीं हो रहा है तो हम यूनिट 2 भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है वो देखते हैं। हम पहले इसमें ओवरव्यू देख लेते हैं, हम इसमें पूरे इस यूनिट 1 में हम क्या पढ़ने वाले।
यूनिट 1 में हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने वाले कि अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है, अकाउंटिंग होता क्या है, कैसे किया जाता है, उसका स्टेप्स क्या होता है। तो दो तरीके से आप अकाउंट ले सकते हो, एक इज जनरेट फाइनल इंफॉर्मेशन और एक होता है यूज द फाइनल इंफॉर्मेशन। जनरेटिंग का मतलब ही हो गया है कि आपको वो खुद जनरेट करना है। आपने अगर याद हो अगर आपको, तो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होती जो हम खुद कलेक्ट करते थे, और सेकेंडरी डेटा वो होती थी जो हम और किसी ने कलेक्ट किया होता था और वो हम यूज़ करते थे। तो सेम यहाँ में जनरेटिव फाइनल स्टेटमेंट हमारा हो गया प्राइमरी, और यूज द फाइनल इंफॉर्मेशन हो गया सेकेंडरी डेटा। जनरेटिव फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे आपको 6 में डिवाइड किया गया है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, फिर उसका समराइजिंग करने का, एनालाइजिंग करो, फिर उसका कम्युनिकेट करो, फिर उसका इंटरप्रेट करो, ये सब उसमें क्या आता है। तो ये सब करने पे हमें इनपुट मिल जाता है, ये हमारा एक तरह का इनपुट हो गया। फिर उसको हम कर देंगे आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन कर देंगे ट्रांजेक्शन्स को। अब जब उसको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो देखना होता है कि वो इकोनॉमिक इवेंट है या ट्रांजेक्शन मेजर से फाइनल स्टेटमेंट में है कि नहीं, कौन से इवेंट से, वो सब हमें वहाँ पे देखना होता है। उसे हमें क्या मिल जाता है, अकाउंटिंग एक साइकिल मिलता है, और यहाँ पे हमें मिल जाता है आउटपुट। देखिए अकाउंटिंग साइकिल मिलने से पहले, मतलब आउटपुट मिलने से पहले हमें अकाउंटिंग साइकिल चाहिए। तो यहाँ पे अकाउंटिंग साइकिल 4 हिस्सों में डिवाइड है। जैसे पहले रिकॉर्ड कर दो ओरिजिनल बुक में, फिर उसको पोस्ट कर दो लेजर में, फिर उसको कर दो ट्रायल बैलेंस में, और फिर उसका बना दो फाइनल अकाउंट में। ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट। आउटपुट क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन टू यूज। अब ये कम्युनिकेशन हमें तो आउटपुट मिल गया, अब ये आउटपुट कौन यूज करेगा, तो यहाँ पे आउटपुट 2 जन यूज करते हैं, एक है इंटरनल यूज और एक है एक्सटर्नल यूज। इंटरनल यूज होता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर एंड द ऑफिसर्स। वह एक्सटर्नल यूज होता है इन्वेस्टर, लेंजर, सप्लायर, गवर्नमेंट एजेंसी एंड द कस्टमर्स। ये सभी यूज करते हैं एक्सटर्नल यूज। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमने जो अभी तो ऊपर जो ओवरव्यू, मतलब यूनिट 1 का जो ओवरव्यू हमने पढ़ा था, उसका डिटेल में अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अकाउंट होता क्या है, कौन यूज करता है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट कोई भी यूज कर सकता है, या वो इंडिविजुअल पर्सन हो, या वो बिजनेस पर्सन हो, या फिर वो कोई म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का हो, या कंपनी हो, कोई भी अकाउंट यूज कर सकता है। जैसे अकाउंट यूज करने पे क्या होता है, अगर मैं आपको बता दूं, आपके घर पे आपके डैड कुछ इनकम कमा रहे हैं, उस इनकम में से कुछ ना कुछ सैलरी वो स्पेंड करेंगे, या खुद के कपड़े खरीदने के लिए, या बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए, या एजुकेशन के लिए। इस तरीके से वो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या दिया है, यहाँ पे आप पॉइंटेड करोगे, मैं जहाँ पे बता रही हूँ आपको, वो लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट नेसेसरी ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर रन फॉर एनी इंडिविजुअल बेनिफिट, कि जो भी नेसेसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है लेन देन होना। तो जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल के बेनिफिट के हिसाब से ही हो, वो क्या पब्लिक के बेनिफिट के हिसाब से हो सकता है, या गवर्नमेंट के हिसाब से हो सकता है। तो इस तरीके से भी वहाँ पे इवेंट्स हो सकते हैं या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। अब ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट अ एग्रीमेंट, या वो ट्रांजेक्शन एक तरह का बिजनेस हो सकता है, या परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, कुछ एक्ट उसका परफॉर्मेंस कर रहा है, या कुछ एग्रीमेंट हुआ हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। इवेंट सडनली हो जाना, अचानक बारिश गिर होना, तो ये क्या होगा, इवेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको आ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हम ये क्वेश्चन समझ जाते हैं तो हमें आइडिया मिल जाएगा। क्या दिया है, एक इंडिविजुअल इवेंट इन्वेस्टर होता है जो 2 लाख इन्वेस्ट करता है अपने स्टेशनरी बिजनेस के लिए, और 1 जनवरी को वो कुछ गुड्स खरीदता है 1,15,000 का, जिसमें से वो सेल कर देता है 1,47,000 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। खरीदा कितने का, 1,15,000, बेचा कितने का, 1,47,000, मतलब प्रॉफिट हो रहा है ना अभी तक। तो
He pays swap rent for the rupees 5,000 and find that still he has a good for rupees 15,000 in hand. The individual performance in the economic activity. उसने भाड़ा भी पे कर दिया, मतलब इसमें से इतने का सामान बेचने के बाद उसना परचेस का निकाल देंगे, हम भाड़ा निकाल देंगे, और यहाँ पे ये बच गया मतलब अभी तक उसके हाथ में। तो क्या करने का, बेचा कितने में, 1,47,000 रुपीज़, मतलब पैसा आया है, हाथ में है अभी भी। उसका क्या करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। अभी कितना हाथ में उसके, 15,000। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका टोटल कितना आ जाएगा, 1,62,000। ये थे हमारे पैसे। अब उसमें से क्या क्या गया, जो पहले का भी गया वो निकाल देंगे। जैसे हमने कुछ गुड्स खरीदा, कितने का गुड्स खरीदा, 1,15,000 का गुड्स खरीदा। 5,000 का क्या गया, भाड़ा। इन दोनों को क्या कर देंगे हम, माइनस करने पे हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी हम नीचे देख लेते हैं हमारा आंसर ये राइट है या रॉन्ग है। देखिए, द गुड्स ऑल रुपीज़ 1,47,000, गुड्स इन हैंड 15,000, दोनों को ऐड कर दिया, लेस द गुड परचेस 1,15,000, सॉप रेंट पेड इट 5,000। इन दोनों को ऐड करके फिर क्या कर दोगे, माइनस करने में कितना आया पैसा, 42,000। अब ये 42,000 क्या हो गया उसके लिए, सरप्लस का मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम क्या करेगा वो, इन्वेस्ट करेगा, या गुड्स खरीदने के लिए, या फिर भाड़ा देने के लिए, या वो कुछ भी इसी से कर सकता है। ठीक है। अभी किसी बिजनेस का हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता हो, वो बिजनेस कैसे ग्रोथ कर रहा है, किस तरीके से कर रहा हो, इस तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन रैशनली हो सकता है, उससे हमें क्या मिलता है, डिसीजन मेकिंग करा सकते हैं। तो इसे हमें बोलना जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देखते हैं आपकी बिजनेस अच्छा चल रहा है, नहीं अच्छा चल रहा है, हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसी से हमें मालूम पड़ता है। अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या दिया है यहाँ पे, एज पर द 1961 द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने बोला है कि अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, एक तरह का आर्ट होता है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब आवाज़ रिकॉर्ड करना नहीं, एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, कितना पैसा गया कितना पैसा आया, फिर उसे क्लासीफाई करते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो कि या और कोई सामान लाइक क्या है, रॉ मटेरियल, इसमें कुछ डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर का ले लो तो वेजिटेबल किचन के सामान को क्लासीफाई अलग कर दो, बच्चों की चीज़ें हैं उनको अलग कर दो, इस तरीके से भी कर जाता है। समरीराइजिंग, अब उसमें हमें कहाँ पे ज़्यादा हमने पैसा खर्च किया है, कहाँ नहीं कर रहे, कहाँ पे हम कम खर्च हो रहा है, ये नहीं लाएंगे तो चलेगा क्या, तो इससे भी हमें मालूम पड़ता है। सिग्निफाई मैनर, सिग्निफाई मैनर मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट के मैनर की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार चलो कुछ भी लिख लो, किधर भी लिख दो, नहीं, एक प्रॉपर फॉर्मेट की तरह होना चाहिए। किस में होना चाहिए, इन अ टर्म ऑफ मनी, किसके टर्म में होना चाहिए, मनी के टर्म में ही होना चाहिए। द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन द पार्ट एट लीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इंटरप्रेट द रिजल्ट देयरफॉर। इसमें हम जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स हम सब यहाँ पे लिखते हैं। क्या दिया है कि जो मेजर ऑफ टर्म्स ऑफ रुपीजली होता है वो आप किसी में भी मनी में भी लिख सकते हो। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग होता है, जैसे रुपीस इन इंडिया हो गया, डॉलर इन यूएसए हो गया, तो इस तरीके से भी वहाँ पे आप ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमारे इंडिया में ही हम अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हो, बाकी कंट्रीज़ में भी अकाउंटिंग यूज़ होता है, तो वहाँ पे हम अलग तरीके से यूज़ करते हैं और इसे हमें रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई भी करना है और समराइजिंग भी करना है। कभी कभी जो बिजनेस होता है वो कैसा होता है, जैसे अगर इंडिया में हेड ऑफिस हो तो बाकी कंट्री में ब्रांचेस हो सकती हैं, तो जो ब्रांच अलग कंट्री में होगी तो वो अपने अमाउंट में लिखेगी, ज़रूरी नहीं है ना कि वो इंडियन अमाउंट में ही लिखेगी। तो उसे हम पहले ब्रांच अमाउंट वहाँ पे जो अगर अमेरिका है या यूएसए है तो लोग डॉलर में लिखेंगे, फिर हम उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो वो भी एक तरीके से यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, इसको आप आउटलाइन अंडरलाइन कर सकते हो। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएट इन 1966 सेम बताया है कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, मेजर, कम्युनिकेटेड इकोनॉमिक
information to provide informed judgment and a decision by the use of account, कि हमें वो आइडेंटिफाई करना है उसका क्या हम मेजर यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेटेड क्या है, इकोनॉमिकली इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, ये सब यहाँ पे देखा जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ABP ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, क्या बोला उन्होंने, सेम पॉइंट वापस यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वहाँ पे ये प्राइमरी ऑफ फाइनेंशियल नेचर है, अकाउंटिंग एथिक्स से ये सब यहाँ पे यूज़ होते हैं। अब प्रोसेस क्या है मैंने बताया था, जिससे आपको जनरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या यूज़ ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब एक एक करके हम पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है हमें, रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग होता क्या है वो हम देख लेंगे। क्या दिया गया है कि एक बेसिक फंक्शन है अकाउंटिंग के लिए कि कोई भी चीज़ हमें रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। क्या रिकॉर्डिंग होता है, एविडेंस एक तरह का बोला जाए तो ये हमारा एविडेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो क्या क्या होता है, सेल्स बिल, हमने जो भी सामान बेचा उसका बिल हो गया, पासबुक हो गया, सैलरी स्लिप हो गया, परचेज की जो अगर हमने कुछ सामान खरीदा तो उसका बिल होता है, उसको भी हमें एक तरह से रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो वो रिकॉर्ड कहाँ होता है, द रिकॉर्ड इज डन इन कॉल्ड द जर्नल, ये अंडरलाइन कर दो आप। द रिकॉर्ड इज डन इज कॉल्ड अ जर्नल, जिसमें हम रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट से रिलेटिव, उस बुक को हम बोलते हैं जर्नल। अब जर्नल को यहाँ पे हमें कुछ सेवरल सब्सिडी बुक्स को भी करता है, इसको हम डिवाइड किया जाता है और इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आता है क्लासीफाई। तो क्लासीफाई क्या होता है कि किस चीज़ हमें, जो भी जर्नल तो बना दिए हैं, अब जर्नल बनाने के बाद उसको हमें क्लासीफाई करना है। अब अलग अलग जर्नल में, तब जो आज मैंने रेंट दिया 1 तारीख, वापस उसका रेंट दिया, दुकान का रेंट दिया, बच्चों को ये दिया वो दिया, ऐसे अलग अलग करके तो हमने जर्नल में डाल दिया। अब हमें बार बार वो देखने के चक्कर में हमारा दिमाग ख़राब हो जाए, तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि एक ग्रुप बना दिया गया कि अगर जो भी रेंट के रिलेटिव जो भी रहेगा वो एक ग्रुप में। सैलरी है, सैलरी मतलब हमें हमारे पास एम्प्लॉई है उनको सैलरी देना, तो वो सभी को एक ग्रुप में डाल दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो रहा तो उसको एक ग्रुप में डाल दो, एडवर्टाइजमेंटिंग हो रहा है तो उसको एक ग्रुप में डाल दो, फैक्ट्री से रिलेटिव अगर कुछ हो तो उसको एक ग्रुप में डाल दो। तो ये सब डालने के लिए एक बुक होती है, उस बुक को हम बोलते हैं लेजर, उस बुक को हम क्या बोलते हैं, लेजर। द बुक कंटेन क्लासीफाई इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द लेजर। तो ये भी हम किस में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में पूरा डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। और इसमें हमें क्या मालूम पड़ता है वो बता देती हूँ। इसमें आपको एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, इनकम्स कितना हो रहा है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। समराइजिंग क्या होता है कि जो डेटा डालते हैं वो इंटरनली यूज़ होने वाला है या एक्सटर्नली यूज़ होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, वो हम इसमें क्लासीफाई करते हैं। एनालाइजेशन, तो यहाँ पे एनालाइजिंग का मतलब होता है मैथोडिकल का क्लासीफाई का मतलब होता है कि हम जो भी डेटा यूज़ करेंगे उसको एक अच्छे प्रॉपर वे में हमें उसको यूज़ करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो दिया रहेगा वो। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर गिविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट हेल्प एनीवन अनलेस दे आर इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। जब तक वो यूज़ नहीं होगा तब तक वो एक तरीके से प्रॉपर वे में, जब तक वो डेटा नहीं हो। यहाँ पे दिया है ऑल आइटम रिलेटेड टू फिक्स एसेट आर पुट एट द वन प्लेस, जितने भी जो फिक्स एसेट होंगे उनको एक जगह पे डाल दिया, वहीं जो करंट एसेट थे उनको दूसरी जगह पे डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जो रिलेशनशिप बिटवीन था प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का, वो इंटरप्रेट हो गया। तो इसके बारे में हम आगे भी जो हमारा चैप्टर्स होंगे लास्ट स्टेज के बाद, जब लास्ट स्टेज हम पढ़ेंगे CA का कोर्स करेंगे तो उसमें आपको ये और भी मैं डिटेल्स बता दूंगी। तो अभी के लिए आपको इतना ही जानना है कि एनालाइजिंग का मतलब होता है उसको एक प्रॉपर वे में अरेंज करना डेटा को। द मेन इम्पोर्टेंट 5th पॉइंट इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है कि जो
एक तरह का अपना फाइनल फंक्शन होता है अकाउंट का, और जिसमें हमें उसका मीनिंग और रिलेशनशिप के बारे में स्टैब्लिश करते हैं बाय एनालाइजिंग द अकाउंटिंग डेटा। और इससे क्या होता है कि हम जब भी हम डेटा को जब देखेंगे तो एक मीनिंगफुल जजमेंट हम कर सकते हैं उसका फाइनेंशियल कंडीशन या प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस कैसा है, तो इसके बेसिस पे हम देखा जाता है। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है जहाँ पे हम ट्रांसमिशन ऑफ समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन जिसको हम एंड यूज तक लाते हैं, और वहाँ पे हम एक रैशनल डिसीजन को देखा जाता है, जहाँ पे उसमें हम यूजुअली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट देखा जाता है, या कुछ एडिशनली इंफॉर्मेशन दे दिया है, अकाउंटिंग रेशियो हो गया उसके बेसिस से हम करते हैं, या ग्राफ हो गया, डायग्राम्स हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स हो गया, ये सब हमें यहाँ पे देखते हैं। इस सब के ज़्यादा डिटेल्स में, इसको फुल डिटेलिंग में हम यहाँ पे जब फाइनल ईयर का जो सीए का लास्ट स्टेज होगा वहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये थे हमारे दो प्रोसेस जो जनरेटिंग फाइनल स्टेटमेंट का, और जिसको हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और उसको बुक कीपिंग में रखा जाता है। अब यूज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और किसी का यूज़ करना। अगर एक प्रोप्राइटर है या एक इंडिविजुअल ऑफ बिजनेस का कोई ऑनर है, वो सिर्फ अपना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखता, या कोई कंपनी है वो सिर्फ अपना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखता अपना लास्ट का एक फिगर आउट निकालने के लिए, तो किसका किसका स्टेटमेंट अगर मैनेज करना है तो बिजनेस को, तो क्या किसका देखेगा, तो वो इन्वेस्टर का बैलेंस देखेगा, एम्प्लॉय का देखेगा, या सप्लायर का हो गया, कस्टमर से जो रिलेटिव हमारा जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती है वो देखेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटिव या कोई एजेंट है या कोई पब्लिक प्लेस का कुछ, वहाँ पे इस बेसिस पे जो भी होता है डेटा अकाउंटिंग वो सब हम यहाँ पे यूज़ किया जाते हैं। और जो अकाउंटिंग प्रोविजन, द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली इन द यूज ऑफ अकाउंट, हम अकाउंटिंग को एज द सिस्टमेटिक मतलब एक प्रॉपर वे में हम यूज़ करते हैं अकाउंट के लिए। और जो अकाउंट के लिए हम यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूजफुल स्ट्रेट इन द इकोनॉमिक्स सब्सट्रैक्ट रेंडर देन द टेक्निकल फॉर्म। और जो इंफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं उसका मीनिंगलेस होता है अनलेस इट रिलेट टू मटेरियल यूज एज अ डिसीजन। जब तक वो इंफॉर्मेशन हमारे यूजलेस है, मीनिंगलेस है, जब तक वो मटेरियल से रिलेटेड या यूज द डिसीजन के लिए काम ना आए। और जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, फ्री होता है, और नॉट ऑन द फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए, बट वो अकाउंटिंग फिगर्स फाइंड करने के लिए या रिलायबिलिटी फाइंड करने के लिए भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। द कॉमनली नॉन एज अ इंटरनल यूज़ के लिए यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन एनालाइजर मैनर टू टेक द वेरिएबल डिसीजन। हम ये इंफॉर्मेशन को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है कि हमें बिजनेस हमें किस तरीके से चलाना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है। तो ये सब चीज़ें हमें काम आती हैं हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इवैल्यूएट ऑफ द अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस। ओल्डन टाइम में क्या होता था कि जो हमारे अकाउंटिंग्स में जो होते थे वो एक नॉर्मली बुक में लिख दिया करते थे, और इसमें एक स्टूडेंटशिप अकाउंटिंग होता है जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक रूट होता है, और जिसमें हम एक फॉलोइंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे डबल एंट्री बुक कीपिंग है जो 15th सेंचुरी में हुई थी, जहाँ पे हम एक डेबिट या क्रेडिट की तरह हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम द बैक ऑफ 12 सेंचुरीज। और इसमें क्या मालूम होता था ये कौन यूज़ करता था, द बिजनेसमैन हो गया या वेल्थ पर्सन हो गया है, एट दैट टाइम हम लोग यहाँ पे यूज़ करते थे। इसके बाद सेकेंड आ गया था जहाँ पे अलग अलग आइडिया ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग होने लगा, जहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी, डिवोर्स ऑफ ओनरशिप्स, मैनेजमेंट टू सेफगार्ड से इंटरेस्ट या ऑफ शेयर होल्डर्स हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया। तो यहाँ पे उनको प्रॉफिट एंड लॉस मेनली या बैलेंस शीट्स ये सब यहाँ पे बनाया जाता था। और जो बैलेंस शीट बनाया जाता था या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता था वो पीरियोडिकल परफॉर्मेंस उसका रिपोर्ट बनाया जाता था, जहाँ पे हम उसके प्रॉफिट या लॉस अकाउंट को एक फाइनेंशियल पोजीशन में एंड ऑफ द पीरियड में हम वहाँ पे बैलेंस शीट में देखते थे।
जिससे क्या होने लगा, लीगल स्टेट में चेंजेस आने लगे, रिलेशनशिप बिटवीन द ऑनर्स के बीच में, या इकोनॉमिक एंट्रीज के बीच में, या मैनेजर्स के बीच में, या फिर हम देखा जाए तो इन्वेस्टर हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, इन सब के बीच में इस एक तरह का लीगली स्टेटस चेंजेस आने लगा। और इस जो ये न्यू डायनेमिक्स आने लगा अकाउंटिंग में, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप ये एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो आगे जाके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है? मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी एक जगह, एक पर्टिकुलर चीज़ को हमें उसको मैनेज करना। लेकिन यहाँ पे किस फॉर्म में मैनेज करेंगे? एक अकाउंटिंग के फॉर्म। ये डेवलप हुआ था 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन यहाँ पे, हाँ ये रहा। It's called the accounting, management accounting, and it is development of 20th century. इसके बाद एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आ गया था, जिसमें हमें सोशली भी देखना पड़ता था कि इकोनॉमिकली एक्टिविटी वहाँ पे हो रहा है कि नहीं। तो इसमें एक तरह से जो हम इकोनॉमिक अर्न किया जा रहा है, जो एंटरप्राइज किया जा रहा है, सोशल देखना था पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, या रिसोर्स ऑफ सोसाइटी जो हम यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल, लेबर, लेंस, लेबर्स हो गया, वो हम ऐसे ही तो यूज़ करके फेंक, मतलब बोलते ना आधा यूज़ किया फेंक दिया। तो जितना हमें चाहिए उसके हिसाब से हमें वहाँ पे यूज़ करना रहता था। प्लस हमें सोशल बेनिफिट ये देखना था कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम बराबर दे रहे नहीं दे रहे हैं, हम जॉब अगर किसी को रख रहे हो तो कस्टमर को जैसा जो प्रोडक्ट है वैसा मिल रहा है कि नहीं, बेटर क्वालिटी मिल रही है कि नहीं, उसका जो रीजनेबल जो प्राइस होता है कि वो बराबर उनको मिल रहा नहीं मिल रहा है, ये सब भी हम यहाँ पे एक दो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम देखते थे। फिर आता है सोशल साइंस स्टडी मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी में। तो यहाँ पे हम सोशल रिलेशनशिप देखा जाता था, जिसको यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग में सोसाइटी में है कि नहीं, फंडामेंटल क्राइटेरिया है क्या, ये सब हम यहाँ पे देखते थे। अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले दिया है सिस्टमेटिकल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, कि जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको एक प्रॉपर वे में हमें रिकॉर्ड करना है। और जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं बुक कीपिंग, जहाँ पे हम लेटेस्ट या हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी होते हैं वो वहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं। सेटलमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ द अबाउ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, जो भी हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और जो भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा उसमें। फिर इसमें हम एक तरह का बैलेंस शीट किया जाता है और इसमें देखा जाता है कि बिजनेस जो है वो लॉस के अंदर थोड़ी रन कर रहा है या प्रॉफिट के अंदर रन कर रहा है। अगर लॉस के अंदर अगर रन कर रहा है तो हमें मैनेजमेंट या डिफरेंस क्या बोलते हैं स्टॉक होल्डर्स, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, उन सब से एक रैशनली डिसीजन यहाँ पे हम लिया जाता है, जिसको एक तरह से फॉलो कर रहे हैं। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस एक कहाँ पे उसका मार्केट में कहाँ पे खड़ा होता है एक बिजनेस, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो बिजनेसमैन है वो इंटरेस्टेड है या नहीं, उसको मालूम होना चाहिए रिजल्ट का कि उसका बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उस पर्टिकुलर ईयर में, लायबिलिटीज़ कितनी है, आउटसाइड असेट्स क्या हैं उसके, ये सब हम इसमें देखा जाता है। प्लस जो बिजनेस है उसका असेट्स लायबिलिटी देखा जाता है बाय द बैलेंस शीट से, और देखा जाता है कि उसका वो फाइनेंशियली हेल्थी ऑफ बिजनेस है कि नहीं है। जो भी प्रोविजन हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे उसको रैशनल डिसीजन मेकिंग कहते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अकाउंटिंग एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। जहाँ पे वेरियस स्टॉक होल्डर्स आते हैं ऑफ द बाय द मीन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और यहाँ पे एक डिसीजन बनाया जाता है बाय यूजिंग द रैशनल डिसीजन मेकिंग। सॉल्वेंस पोजीशन, हम यहाँ पे एक बैलेंस शीट मैनेजमेंट नॉट ओनली रिलेटेड टू व्हाट इज ऑन एंड अर्न बाय द एंटरप्राइज, हम यहाँ पे कितना अर्न किया क्या है वो ही नहीं देखा जाता है, बाकी चीज़ें भी देखी जाती हैं कि लायबिलिटी शॉर्ट टर्म्स कितनी है, एसेट्स कितने हैं, सॉल्वेंट पोजीशंस क्या है, हमारे लिक्विडिटीज क्या है, कि हम नीचे तो नहीं, मतलब हमारी जो बिजनेस पोजीशन है वो हमारी नीचे तो नहीं गिर रही है, ये सब भी हम यहाँ पे देखते हैं। अब ये पूरा ओवरव्यू दे दिया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टमेटिक क्या होता है? बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस,
रिजल्ट में मैनेजमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस शीट, और इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस यूज के लिए हम फाइनेंशियल रिपोर्ट यूज करते हैं। अब फंक्शन ऑफ द अकाउंट, अकाउंटिंग का क्या फंक्शन होता है कि उसको मेजरमेंट देना पड़ता है। मेजरमेंट कैसे कि जो परफॉर्मेंस हम करते हैं बिजनेस एंड एथिक्स के हिसाब से करंट फाइनेंशियल पोजीशन को यहाँ पे हम मेजरमेंट देखते हैं। फोरकास्टिंग, अकाउंटिंग हेल्प इन द फोरकास्टिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस। आज हम जो भी करेंगे वो हमारे फ्यूचर परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि आज हम जो कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर के हिसाब से कैसा है कि नहीं। और जो भी एंटरप्राइज यूज़ होते हैं वो पास्ट डेटा या एनालाइजिंग ट्रेडिंग के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। डिसीजन मेकिंग, हम हमारे इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती हैं अकाउंट को यूज़ करते और उसको एक रैशनल डिसीजन मेकिंग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। कंपैरिजन, हमें हमारा बिजनेस कैसा है, हम और किसी से कंपैरिजन किया जाता है। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। इस तरीके से फाइनेंशियल एक रिजल्ट बनता है। कंट्रोल, हमारे अकाउंट में हमारे बिजनेस में क्या हमारे वीकनेस है, जो हमें प्रोवाइड फीडबैक्स आ रहा है उसको हम बराबर चेक कर रहे नहीं कर रहे, उसके ऊपर जो फीडबैक्स आ रहे हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे नहीं कर रहे, ये हमें भी देखना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारी जो वीकनेस है वो भी हमें देखनी पड़ती है। गवर्नमेंट रेगुलेटर एंड टैक्सेस, हर टाइम गवर्नमेंट जब कुछ चेंजेस करती हैं टैक्स में अकाउंटिंग में तो वो भी हमें एक्सेस कंट्रोल में एंट्री डालना पड़ता है और एज वेल एज कलेक्ट द टैक्स रेवेन्यू की भी एंट्री हमें करनी रहती है। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज ए एक्टिविटी, बुक कीपिंग क्या है, एक एक्टिविटी है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल डेटा से रिलेटिव होते हैं। और यहाँ पे हम फाइनेंशियली अगर स्टेटमेंट की बात किया जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहाँ पे हम उसके शेड्यूल्स, नोट्स, ये सब भी हम इंक्लूड करते हैं। बुक कीपिंग क्या करता है, बुक कीपिंग इज रिक्वायर्ड classification of transaction and the event. This is also determined with the reference of requirement of the financial statement. और क्या हम इसमें किया जाता है कि हमारे जो बुक कीपर्स होते हैं वो रिकॉर्ड करें ओनली फॉर द माइनर स्टेटमेंट ही नहीं रिकॉर्ड करें, जो भी बड़े डिपार्टमेंट होते हैं वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करें। कस्टमर अकाउंट को डिपार्टमेंट स्टोर में रिकॉर्ड करना चाहिए, जैसे यहाँ पे हम ये सब देखते हैं। अब क्या होता है कि हम जो बिजनेस परचेज कर रहे हैं वो क्रेडिट में भी कर सकते हैं या कैश में भी कर सकते हैं। जो क्रेडिट में कर रहे हैं तो रिकॉर्ड मस्ट बी कीप इन द पर्सन टू हुम मनी इज अर्न, और जो हम कैश में करेंगे उसका रिकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अलग से रिकॉर्डिंग होता है। और हमारे यहाँ पे जो मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट है और द प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपनी के गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए, कंपनी एक्ट के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए। और जो बैंक के इंश्योरेंस कंपनी होती है उनको स्पेशल एक्ट गवर्नर के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए। प्लस बाद में हमारे आगे जो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप होते हैं उनको कंपनी एक्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे उनको देखना रहता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग से क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बुक कीपिंग से कंप्लीट रिकॉर्डिंग होता है जहाँ पे हम सब रिकॉर्डिंग सिस्टमेटिकली वे किया जाता है। फाइनेंशियल एफर्ट्स क्या होते हैं कि कंबाइंड एफर्ट्स देखा जाता है ट्रांजेक्शन में जहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड दिया जाता है। फाइनेंशियल बिजनेस का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है ये हम इसमें देखते हैं। अब डिफरेंशिएट बिटवीन द बुक कीपिंग एंड द अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फ़र्क क्या है। बुक कीपिंग क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, और अकाउंट क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं जो भी हम रिकॉर्ड किया जाता है। ये बेस ऑफ अकाउंटिंग है और अकाउंटिंग क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। बुक कीपिंग खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, और अकाउंटिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पेपर इन दिस प्रोसेस। मार्जिनल डिसीजन कैन नॉट बी टेक बिकॉज ऑफ दिस रिकॉर्ड, और यहाँ पे हम मैनेजमेंट डिसीजन यहाँ पे हम ले सकते हैं। और बुक कीपिंग के में क्या होता है, सब फील्ड ऑफ नॉन सब फील्ड होता है बुक कीपिंग में, और अकाउंटिंग में क्या होता है, सब फील्ड होता है, जैसे फाइनल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इस तरीके से। बुक कीपिंग में क्या होता है,
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी असेट टू द बुक कीपिंग रिकॉर्ड। हम बुक कीपिंग को देख के एक बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कहाँ पे है, आज कौन से पोजीशन पे खड़ा है, वो हम नहीं दे सकते। वही अकाउंटिंग में हम उसके अकाउंटिंग रिपोर्ट देख के हम वहाँ पे बता सकते हैं उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जो अकाउंटेंसी होता है उसके अंदर आता है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के अंदर आता है बुक कीपिंग। वापस बता रही हूँ, अकाउंटेंसी के अंदर आता है अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के अंदर आता है बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी कैन बी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, बट बुक कीपिंग कैन नॉट बी अकाउंटेंसी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या कवर किया जाता है, यहाँ पे हम फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होता है और कम्युनिकेशन होता है वो हम फाइनेंशियल अकाउंट में यूज़ करते हैं एज अ अकाउंट के लिए। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फाइनल स्टेप होता है उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है, और इसका प्राइमरी डिटरमाइन क्या करता है, जो अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल पोजीशन हमें जो दी हुई होती है। मैनेजमेंट अकाउंट, अब मैनेजमेंट अकाउंट क्या होता है कि जहाँ पे हम किसी अकाउंटिंग का मैनेजर या मैनेजर जो होता है जो मैनेज करता है, यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड हम देखते हैं कि उसकी प्लानिंग क्या है, उसके कंट्रोल डिसीजंस क्या है, उसका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है या नहीं, कंपनी आज कहाँ पे है, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। जहाँ पे यहाँ पे दिया है कि मैनेजिंग अकाउंटिंग विल बी डिफोर द हाईएस्ट लेवल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटिंग कोर्स। आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, अदर देन द अदर जो हमारे बाकी अकाउंटिंग होते हैं उनसे ज़्यादा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग विच डील द कॉस्ट असेंडेड एंड द कॉस्ट कंट्रोल भी किया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है जो कॉस्ट से रिलेटेड मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर को यहाँ पे हम रिकॉर्ड किया जाता है और उसको पेपर के अंदर पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाया जाता है, रिपोर्ट बनाया जाता है, और कंट्रोलिंग द कॉस्ट को यहाँ पे कंट्रोलिंग किया जाता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये हमने कर दिया था अभी पहले ही कि जो सोशली मतलब लोगों के लिए या बाहर आउटर के लिए या इंटरनेशनल के लिए हम जहाँ पे यूज़ करते हैं उसके लिए कि किसकी डिमांड कितना है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड अभी है कि नहीं है, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे हम आइडेंटिटी करते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी का फाइन करते हैं, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट फाइन करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के हिसाब से यहाँ पे हम देखते हैं। यूज़ ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अब अकाउंटिंग को हम कैसे यूज़ किया जाता है, यहाँ पे हम दो में पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दो कैटेगरी आता है, एक आता है इंटरनल यूज़ और एक आता है हमारा एक्सटर्नल यूज़। इंटरनली यूज़ कौन कौन करता है, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करेगा, दे प्रोवाइड रिस्क कैपिटल और टू द बिजनेस, बिजनेस को एक कैपिटल उन लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो भी एक रिस्क की तरह कि जैसे उनको क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो लोग बाय भी कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं या वो चीज़ को इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे क्या सेल भी कर सकते हैं। टू नो द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस द सर्वाइव प्रोसेस टू पे डिविडेंड्स, और इन द नॉन कॉर्पोरेटिव सेक्टर में ओनरशिप या मैनेजमेंट आर नॉट स्टैब्लिश सेपरेटली। और यहाँ पे हम क्या देखा जाते हैं कि जो इन्वेस्टर होते हैं उनको एक तरह से डिविडेंड मिलता है। एम्प्लॉय क्या होता है, अगर कंपनी है तो कंपनी में हम एम्प्लॉयज़ काम जो कर रहे हैं वो, और उनकी जो ग्रोथ होती है एम्प्लॉयज़ की वो डायरेक्ट रेट तो किससे होता है, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक पर्टिकुलर मिस्टर ए है, वो अगर धीरे नीचे से मतलब लास्ट क्लास से धीरे धीरे आते हुए टॉप क्लास मैनेजर आते हैं तो क्या हो रहा है, उनकी एक ग्रोथ हो रही है। अगर उनकी ग्रोथ हो रही है मतलब क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब इसमें कभी कभी क्या होता है, कोई रिटायरमेंट हो रहा है या कोई नई एंट्रीज होती है, कभी कोई किसी का डेथ हो गया तो भी ये ऑर्गेनाइजेशन पे कभी कभी इफेक्ट पड़ता है अगर वो हाई पोस्ट पे अगर कोई हो। लीडर्स तो आपको मालूम है, लीडर्स क्या होते हैं, दे आर द इंटरेस्टेड टू नो वेदर द लोन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट विल पे बैक व्हेन ड्यू। लैंडर्स एक तरह से तुम्हारा देखा जाए तो जो जमीन से रिलेटेड कुछ होते हैं ना, लोन प्रिंसिपल दिया जाता है, लोन उनको लैंडर्स यहाँ पे हम उनको ही बोला जाएगा, जिनको वो वेट करते हैं कि उनको इंटरेस्ट कब मिलेगा।
सप्लायर एंड क्रेडिटर। सप्लायर कौन होता है? जो सामान बेचता है। जो सामान बेच रहा है तो वो देखा जाता है कि उसको वापस इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं, या एंटरप्राइज पे करेगा कि नहीं, हमें क्रेडिट पॉलिसी पे कर रहे हो या कैसे इस पे कर रहे हो, वो भी यहाँ पे हम देखते हैं। कस्टमर, कस्टमर द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। कस्टमर के बिना यहाँ पे कोई भी कंपनी यहाँ पे कोई भी खड़ी नहीं हो सकती है। कस्टमर अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, एक तरह से ये ध्यान रखना। अब कस्टमर देखा जाए तो कस्टमर कोई भी कंपनी के लिए कस्टमर एक किंग है। तो डिमांड और सप्लाई कस्टमर के हिसाब से, अगर डिमांड करती है कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर डिमांड कर रही हैं। अगर मैं कोविड-19 की बात करूँ तो वैक्सीन की बहुत डिमांड हो रही है, तो क्या होगा, वैक्सीन बहुत सारी बनेगी। अगर वैक्सीन की डिमांड ही नहीं होगी तो डिमांड नहीं बनेंगे, और इसी तरीके यहाँ पे होता है। और यहाँ पे हम कुछ लोग है ना, एक तरह से ये चेक करते हैं कि जो हम प्रोडक्ट जो केमिकली कुछ होता है वो कंपनी का प्रोडक्ट वो बराबर है कि नहीं होता है। तो क्या होता है, सप्लाई केमिकल करते 3 महीने के लिए हम लोग चेक करते हैं। 3 महीने में अगर उसका रिजल्ट अच्छा आया तो सेल करेंगे, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो हम लोग नहीं सेल करेंगे। गवर्नमेंट एंड द एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी क्या होता है कि यहाँ पे हम उसका पब्लिक गुड्स देखा जाता है, एंटरप्राइज देखा जाता है, या फिर कंट्रोलिंग प्राइस हो गया, या फिर टैक्सेस में अगर कुछ चेंजेस आ गए, ऐसा कुछ चेंजेस आता है तो बिजनेस को भी इंटरनली अफेक्टिंग पड़ता है, लेकिन ये होता है एक्सटर्नली इफेक्ट्स। पब्लिक्स जैसे कस्टमर्स होते हैं वैसे पब्लिक भी होती हैं। पब्लिक्स क्या करती है, एक तरह से तुम्हारा लार्ज नंबर ऑफ इंटरेस्ट देखती हैं, वो खरीदे नहीं खरीदे, लेकिन एक तरह से तुम्हारे लिए लोकल सप्लायर की तरह काम किया जाता है पब्लिक का। मैनेजमेंट वो होता है जो इंटरेस्ट इन अकाउंट रखता है और वेरियस मैनेजरल डिसीजंस को देखा जाता है, जहाँ पे हम फंक्शनली या ऑर्गेनाइजेशन को हम देखते हैं जो हमारे काम आता है फ्यूचर के लिए, कि हमें वो डिसीजन हमने आज जो लिया वो हमारे फ्यूचर के लिए हमें काम आता है। रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद द प्रॉपर डिसिप्लिन्स। यहाँ पे हम अकाउंटिंग को कैसे रिलेशनशिप कर रहे हैं एक अकाउंट को दूसरे कोई चीज़ों के साथ, तो वो कैसा होता है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम अभी देखेंगे अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक। इकोनॉमिक तो हमें मालूम है पैसे की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक क्या होता है जहाँ पे हम साइंस के ऑफ नेचर नेशनल डिसीजन को मेकिंग को देखा जाता है, और यहाँ पे हम सिंगल फर्म हो जाए या कंपनी हो जाए या कोई होल कोई कुछ भी ले लो तो वहाँ पे उसको व्यू किया जाता है, और अकाउंटिंग भी देखा जाता है कि प्रॉपरली जजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या नॉन अकाउंटिंग डेटा हो तो वो रिलेटिव डिसीजन मेकिंग है कि नहीं है, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। प्लस मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो गया, या इकोनॉमिकल थेरीज जो होती हैं जो डिसीजन मेकिंग टूल यूज में अकाउंटिंग में काम आती हैं। जैसे अगर देखा जाए तो अगर इनकम और अपना इकोनॉमिक और अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो वो हमारे लिए इनकम और कैपिटल का काम आता है, जहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि वैल्यू कितना है, इनकम क्या है, कैपिटल क्या है, उसको मेंटेनेंस फॉर इकोनॉमी क्या होता है, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। अकाउंटिंग एंड द स्टैटिस्टिक्स आपको मालूम है जिसमें हमें क्लासीफाई किया जाता है कोई डेटा को, या जिसमें हम देखते हैं कि वो डेटा कैसी हैं, किस तरीके से हैं, वो हम यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो इससे भी काम आता है कि हम जो डेटा यूज़ कर रहे हैं वो डेटा बराबर है कि नहीं है, जिसमें हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइस का इनपुट हो गया लेकिन उसका इफेक्टिंग चेंज इन फ्यूचर प्राइस हुआ तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्टैटिस्टिक को यूज़ करके, जिसमें हम रेशियो एनालिसिस फाइंड करके वहाँ पे हम देखते हैं। अकाउंटिंग एंड द मैथमेटिक्स मतलब तुम्हारा मैथ्स हो गया, और एक तरह से तुम्हारा जो फंडामेंटल अकाउंटिंग होता है वो ड्यूअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है, और एक तरह से देखा जाए फर्स्ट नॉन बुक ऑफ दिस सब्जेक्ट वो द पार्ट ऑफ द एल्जेब्रा। ये तुम्हारा जो बुक है इसकी वो एल्जेब्रा के नाम से यहाँ पे यूज़ होती थी। तो ये कहाँ पे काम होता है वो हम देखते हैं। जो मैथमेटिक्स होता है वो अकाउंटिंग में बहुत काम आता है, कि अगर बिना अकाउंट मैथ्स के तो बिना कुछ हो नहीं सकते हैं। और आजकल जो साइंटिफिक्स हो गया, इकोनॉमिक्सली हो गया, या मॉडल आर लार्जेस्ट यूज टू डेवलप डिसीजन मेकिंग में हो गया है, ऑपरेटिव रिसर्च हो गया, टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग डेटा को यूज़ किया जाता है इकोनॉमिकली वे या ऑपरेटिव रिजल्ट मॉडल को देखने के लिए। अंडरस्टैंडिंग मैथ्स को हम देखते हैं कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं
वो बराबर है कि नहीं है, जहाँ पे हम ग्राफ्स ये सब को यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग एंड लॉ। लॉ यहाँ पे हम अगर हमने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो ये सब क्या एक तरह के लॉस है जो हम हमारे अकाउंट में यूज़ करते हैं। बिना लॉ के हम अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। अकाउंट एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बिना हम अकाउंट हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक तरह से बोलो ना की रोल है तुम्हारे लिए। और जो अकाउंटिंग है उसमें जो मैनेजर है तो उसको भी एक मैनेज करना रहता है, डेटा सोर्स करना रहता है। अकाउंटिंग डेटा को एक क्या बोलते हैं डिसीजन बराबर है कि नहीं है, फिर बाद में बेटर पोजीशन पे हमारा अकाउंटेंट है या नहीं, ये सब भी कौन काम करता है, मैनेजमेंट। लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग क्या है कि हमें जो भी हम यूज़ कर रहे हो कैन नॉट बी मैच द टर्म ऑफ मनी। देखना रहता है कि हम जो यूज़ करेंगे वो टर्म ऑफ मनी में ही होना चाहिए। अगर टर्म ऑफ मनी में नहीं होगा तो हम वो पे यूज़ नहीं कर सकते। जो बैलेंस शीट का जो पोजीशन होता है उससे हमें मालूम पड़ता है कि बिजनेस आगे चलने वाला है या नहीं चलने वाला है, वो हमें बैलेंस शीट से मालूम पड़ता है। अकाउंटिंग इग्नोर द चेंजेस इन द सम मनी फैक्टर लाइक द इन्फ्लेक्शंस। कभी कुछ भाव कम ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करता है, अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है। सर्टेन अकाउंटिंग एसेट डिपेंड ऑन द सिर्फ पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटिंग। लाइक अगर पहले से ही हमने रिकॉर्ड कर दिया कि आगे जाके हमें 10% का नुकसान होगा तो उसको बोलते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ले लिया, या हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मेथड हमने यूज़ कर लिया, या कैपिटल एक्सपेंडिचर का ले लिया, या फिर सलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टर का ले लिया। इस तरह से हम क्या करते हैं, पहले से ही एक बोलो ना एस्टैब्लिश जजमेंट हमने पहले से लगा देते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट consider those assets which are expressed in the monetary terms. The human resources all through the very important the assets enterprise and not shown in the balance sheets. ठीक है, फिर आता है डिफरेंस अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द ट्रीटमेंट द सेम आइटम एडेड टू प्रॉफिटेबिलिटी। हम अलग अलग आइटम्स को यहाँ पे हम यूज़ किया जाता है। रिड्यूस द ऑप्शन टू मिनिमाइज द बट सर्टन कुल नॉट बी रिड्यूस टू 1। ठीक है, अब आता है रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी। सोसाइटी में अकाउंटेंट का क्या रोल है वो हम देखते हैं। तो देयर आर द फ्यू टाइप ऑफ प्रोफेशन इन द वर्ल्ड हु हैज द हाईएस्ट रीडिंग पब्लिक आइज। एक तरह वो पब्लिक आइज को तरह बोलते हैं ना, आँखों में, उस तरह से लोग देख के बताते हैं कि वो अकाउंटेंट प्रोफेशन हैं या बराबर जो सोसाइटी में जो यूज़ हो रहा है वो बराबर है कि नहीं है। तो क्या होता है जिसमें हम असेट्स बिजनेस इन प्लानिंग करते हैं और अकाउंटिंग आउट ऑफ द इनसेट मार्क्स को और नॉन स्पीकिंग साइलेंट फिगर के हिसाब से देखा जाता है। तो जो प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंजेस होता है एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी यहाँ पे होता है। अकाउंटेंट कहाँ पे होता है, एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, एनालिसिस माइंड हो गया, एक्सपीरियंस इन द वेस्ट क्वालिफिकेशन और या प्रोविजन ऑफ मल्टी नीडेड बेसिस में हो जाए तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे यूज़ होता है। अब एरिया ऑफ सर्विस देख लेते हैं। अब एरिया ऑफ सर्विस अलग अलग जगहों पे अलग तरीके से काम आती है, लेकिन पर्टिकुलर जगहों पे तो फिक्सली वैसे ही काम आती हैं। जहाँ पे हम जैसे अगर देखा जाए तो कंपनीज लॉ हो गया, टैक्सेस लॉ हो गया, जिसमें हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। अब मेंटेनेंस ऑफ द बुक ऑफ अकाउंटिंग। बुक ऑफ अकाउंटिंग को हमें कैसे मेंटेन करना चाहिए ये भी हमने पहले ही पढ़ा कि उसको एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को देख के, जहाँ पे हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है या लॉस हो रहा है बिजनेस में हम यहाँ पे देखते हैं। और एक प्रॉपर मेंटेनेंस बनाना चाहिए बुक ऑफ अकाउंट को, जिससे हमें मालूम पड़ेगा उसका प्लानिंग क्या है, मैनेजर को जिसका मैनेजर को मालूम पड़ेगा डिसीजन मेकिंग क्या है या कुछ कंट्रोल फंक्शंस है क्या, ये सब हमें मालूम पड़ेगा। ऑडिट। ऑडिट क्या होता है कि ऑडिट का जो एक चार्टर अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाता है फर्म में, जो आके हमारे पूरे साल का ऑडिट देखा जाता है कि जो बैलेंस शीट में जो भी दिखाया जा रहा है वो ट्रू एंड फेयर मतलब सही है कि नहीं है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जा रहा है वो भी सही है कि नहीं एज पर द अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से। इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट वहाँ का जो ऑडिटिंग होता है रिकॉर्ड किया जाता है और मैनेजमेंट उसको रिकॉर्ड देख के मेंटेनेंस किया जाता है और उसको देखते हैं कि वो सेफगार्डली है कि नहीं है। टैक्सेस। टैक्सेस यहाँ पर तुम्हें मालूम है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं,
और जो टैक्सेस होते हैं वो हमारे अकाउंटिंग पे सोशली इफेक्ट किया जाता है बोर्ड ऑफ टैक्स पॉलिसी के हिसाब से बिजनेस पे। और इसमें जर्नलिंग इकोनॉमी के अंदर जर्नल एंड ऑल ओवर द एक्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन इन विच दे हैव द नॉलेज सब है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड काउंसलिंग सर्विस। मैनेजर अकाउंटिंग क्या होता है कि वो एडवाइजर फंक्शन प्रोविजन करता है कि जो डेटा मैनेज करो वो प्लानिंग है कि नहीं, इस पर कंट्रोल कुछ करना हो या कुछ डिसीजन लेना हो या कुछ, वो सब यहाँ पे मैनेजमेंट देखता है। उसका काम क्या होता है कि वो है ना कलेक्ट करता है डेटा को, फिर एनालाइजेंस करता है, फिर उसको एक अकाउंटेड इंफॉर्मेशन में उसको यूज़ हो रहा नहीं हो रहा है, ये सब काम किसका होता है, मैनेजमेंट का। और जो भी मैनेजमेंट अकाउंट पॉलिसी को जो करेगा वो एरिया ऑफ मैनेजमेंट पे है कि नहीं, उसके बाद में मालूम कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट और डिस इन्वेस्टमेंट्स कितना है, कॉपरेटिव प्लानिंग क्या है, ये सब हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है। फाइनेंशियल एडवाइस, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक पर्सनल फाइनेंशियल अफेयर डिसीजंस या एडवाइस देते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे इन्वेस्टमेंट जो वो होते हैं जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एज द शेयर होल्डर्स की तरह। इंश्योरेंस हमारे कंपनी में एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई जाती है जो चूज़ करती है अप्रूवल पॉलिसी के हिसाब से। बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस कितना ग्रोथ कर रहा है साइज वाइज, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। इन्वेस्टिगेट्स में अलग अलग जगह पे देखा है, तो एग्जांपल कि प्रॉफिट्स कितना है, लॉसेस क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब यहाँ पे देखा जाता है। पेंशन स्कीम, पेंशन आपको मालूम है कि जो ओल्डन टाइम अगर हो जाए तो उनको एक तरह का पेंशन मिला जाता है। सेम स्कीम यहाँ पे प्रोविजन फंड, जैसे हम वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं पीएफ, जो सडन टाइम के बाद हमें रिटायरमेंट होने के बाद हमें मिलना स्टार्ट होता है। अदर सर्विसेज दिया हुआ है, अदर सर्विसेज मतलब कंपनी के क्लब्स हो गए, एसोसिएट्स हो गए, ये सब काम करते हैं। सेल्स रजिस्ट्रेशन वर्क का काम होता है, कंपनी फॉर्मेशन के लिए काम होता है। बाद में ऐसे अलग अलग तरह के हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग या इंफॉर्मेशन सर्विस हो गई, ये सब यहाँ पे काम आते हैं। तो चार्टर अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री, अब चार्टर अकाउंटेंट मतलब सीए इन इंडस्ट्री में इसका क्या काम होता है, तो यहाँ पे क्या काम करेगा, तो एक तरह से वो हाईएस्ट प्लानिंग टर्म होता है, लेकिन हमने यहाँ पे वो एक तरह का बोला ना प्लानर ऑफ इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन क्या काम करेगा वो यहाँ पे कि जो फंक्शन ऑफ बिजनेस रिलेटिव जो होते हैं अकाउंटिंग या कॉस्टिंग या बजटिंग कंट्रोल्स के लिए वो यहाँ पे यूज़ हो जाता है। तो अभी सीए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में क्या काम करेगा, तो पब्लिक एंटरप्राइज एंड में कि वो फाइनेंस से करेगा, जो बजटिंग कंट्रोल होता है ऑफ अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, वो सब यहाँ पे चेक किया जाता है। फ्रेमिंग द फिक्सल पॉलिसी, फिक्सल पॉलिसीज और एक जैसे तुम्हारा ट्रेड हो गया या फिर कॉमर्स या इंडस्ट्री से रिलेटिव, और जिसमें अकाउंटिंग का बहुत यहाँ पे रोल करता है फिक्सल पॉलिसी में, जिसमें हमें मालूम पड़ता है कि पब्लिक से गुड्स एंड सर्विसेज कैसा है, किस तरीके से, वो यहाँ पे। सीए इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ, इकोनॉमिकली ग्रोथ में सीए का बहुत ज़्यादा काम आता है, जहाँ पे हमें नॉट ओनली अलाउ एनी इंडिविजुअल टू गेन एट द कॉस्ट ऑफ नेशन, वहाँ तक कि पॉजिटिव रोल्स के लिए या इनफ होता है बिजनेस यूनिट्स के लिए भी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और यहाँ पे ये मेन फंक्शन करता है फॉर द वेलफेयर स्टेट्स। नीचे यहाँ पे समरी दिया हुआ है, जो हमने स्टार्टिंग में ही जो पूरा चैप्टर कर दिया था ना, बस वो यहाँ पे पूरा एक समरी राइटिंग दिया गया है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, बराबर, इस तरह के MCQs क्वेश्चन दिए गए। तो आप ये फटाफट इसके मेरे को आप क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, और मुझे आप इसके आंसर्स बताने वाले हो कमेंट करके कि फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर क्या है, थर्ड के आंसर्स क्या है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, मैं कुछ सेकंड यहाँ पे रुक जाऊंगी। स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में आप खुद से एक बार क्वेश्चंस लिख लीजिए, और उसके बाद आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द पार्ट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट होता है, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग या मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट का। ऐसे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं।
और फिर यहाँ पे थ्योरेटिकल्स क्वेश्चंस भी दिए गए हैं बड़े आंसर्स में, ये सब भी। अब इसके आंसर्स क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका जो यूनिट 2 करूँगी, तभी मैं आपको इसके आंसर्स बता दूँगी। यहाँ तक कि जो बड़े आंसर्स है उसके भी मैं आंसर्स आपको मैं बता दूँगी नेक्स्ट लेक्चर में, प्लस MCQs के आंसर्स भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगी। मैं तभी ही बताऊंगी जब मुझे कमेंट में किसी न किसी के आंसर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलने चाहिए, मुझे कमेंट आने चाहिए, तो ही मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आंसर्स बताने वाली हूँ, बाकी मैं नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आई होप अगर आपको समझ गए, आप थोड़ा टाइम लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट्स ले चुके हो, और वैसे भी आप वीडियो को बीच में स्टॉप करके भी आप देख सकते हो और आपको आंसर्स मालूम पड़ जाएंगे। आप फटाफट खुद से बोलना चालू कर दोगे, अरे हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो मैं आपको एक लास्ट वाला जो सम दिया ना, ऑन द March 31st 2020 आफ्टर द सेल ऑफ गुड फॉर ₹2000 ही इज लेफ्ट एंड ही इज क्लोजिंग इन्वेंटरी मतलब क्लोजिंग स्टॉक और ₹10,000। दिस इज, ये इवेंट है या ट्रांजेक्शन है, या ट्रांजेक्शन एज वेल एज इवेंट है। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो ये एक तरह का क्या है, यहाँ पे गुड्स सेल आउट हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे, और उसने क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे छोड़ दिया है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारे लिए इवेंट हो गया। क्या हो गया है? इवेंट हो गया है। तो यहाँ पे तुम्हारा यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब फर्स्ट लेसन का यूनिट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया। आगे और भी लेसन्स इसके यूनिट 2 यूनिट 3, मतलब मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया एक तरीके से, तो आपको इजीली हो जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट का फर्स्ट सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाता है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, क्योंकि मैं और भी अपडेट्स लेके आने वाली हूँ अपने चैनल पे, विशाखा CA एकेडमी एज द विशाखा क्लासेस के यहाँ। तो फटाफट आप 3 चीज़ें करने हैं आपको, पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब के साथ बाजू में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दो, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर लो। और थैंक यू, और आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो, और बाकी सभी फ्रेंड्स को भी आप इसको दे दोगे, वो भी आपके सब्सक्राइब कर देंगे। और शेयर करो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेट मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आप क्लासेस जाने से अच्छा CA की क्लासेस करनी पड़ती हैं, तो CA की क्लासेस से अच्छा आप मेरे ही चैनल पे आप आके फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको पूरा CA का पढ़ाने वाली हूँ विद फुल डिटेल्स। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम याद करेंगे, वो भी मैं आपको एक बार पूरा बताने वाली हूँ। हम एक बार पूरा कंप्लीट कर देंगे ऐसे पढ़ने के, उसके बाद एक मेगा रखूँगी जहाँ पे मैं एक साथ किसको कैसे पढ़ना याद रखना है, किसको क्या करना है, अगर कोई सॉल्व करने का तरीका होगा शॉर्टकट कीज तो वो भी कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वापस बता रही हूँ, आप मेरे चैनल को बिल्कुल नहीं भूलना, विशाखा CA एकेडमी। तो ऑल द बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CA। और इसका जो भी डेटास आने वाला है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है, आपको मेरे चैनल के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, और जिसका लिंक मेरे चैनल के बायो में मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो, टेलीग्राम CA मैंने लिखा हुआ है। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।